Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy, head office Johor Town. Today, we are moving forward with our discussion of thermochemistry and discussing enthalpy along with Hess law. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी जिसे हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, एंथैल्पी और हीट कंटेंट, यहां से बात शुरू करते हैं। अच्छा, व्हाट इज एंथैल्पी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लोग हमेशा इसके बारे में डाउटफुल रहते हैं कि एंथैल्पी होती क्या है। एंथैल्पी को आप डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बेस पर भी, और वैसे जनरली ओवरऑल जो ट्रेंड में है डेफिनेशन वो भी अच्छी है। तो एंथैल्पी बेसिकली इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की और उसका जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है उसको आप ऐड कर लें तो ये जो जवाब आ जाएगा आप इसे कह देंगे कि ये एंथैल्पी है। एंथैल्पी के बारे में आपने याद रखना है कि एंथैल्पी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम मेजर नहीं करते। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एब्सोल्यूट एंथैल्पी, बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द चेंज इन एंथैल्पी। हम जो नापते हैं वो चेंज इन एंथैल्पी होती है, एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं होती। तो अगर आप यहां पर डेल्टा एच कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बातें अगर शुरू की जाएं इस हवाले से, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले जाएं तो ऐसे कहा जा सकता है एंथैल्पी के बारे में कि एंथैल्पी जो होती है ना डेल्टा एच, वो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई के। डेल्टा ई के बराबर होता है। कब बराबर होता है? यहां पर मैं बात कर रहा हूं गैस फेज रिएक्शंस की, फॉर गैस फेज रिएक्शंस। सही है जनाब, फॉर गैस फेज रिएक्शंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। आप देख सकते हैं कि मैंने जिसे आप जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं उसका इस्तेमाल किया और पीवी को एनआरटी के बराबर कर दिया, या डेल्टा पीवी को डेल्टा एनआरटी के बराबर कर दिया। तो गैस फेज रिएक्शंस के लिए ये वैल्यू है एंथैल्पी चेंज की। यहां से मैं तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लेता हूं। पहला कंक्लूजन मैं यहां पर जो डिराइव कर रहा हूं वो ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। दूसरा है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। तीसरा है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। कब कब ये नतीजे सही होंगे? अगर कोई गैस फेज रिएक्शन ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स की चेंजिंग जीरो हो, यानी कि रिएक्टेंट के मोल अगर दो हैं तो प्रोडक्ट की भी दो हो, तो वहां पर जितना एंथैल्पी चेंज होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा। इसके मुकाबले में अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के मोल कम हैं, तो एंथैल्पी चेंज ज्यादा होगा इंटरनल एनर्जी चेंज से। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से बात चल रही है। इसी तरीके से अगर डेल्टा एन नेगेटिव होगा, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट के मोल कम हैं, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, फॉर गैस फेज रिएक्शन ओनली। ये बात पहले क्लियर कर लें कि ये नतीजे गैस फेज रिएक्शन के लिए हैं, हर रिएक्शन के लिए नहीं है। तो फिर एंथैल्पी चेंज कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा हो जाएगा। ये तो हो गई गैस फेज रिएक्शन की बात। व्हाट अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड? तो लिक्विड्स और सॉलिड्स के हिसाब से कोई बात होनी चाहिए। लिक्विड्स और सॉलिड्स के हवाले से ये बात आप याद रख लें कि जो डेल्टा एच होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। और इसकी वजह यह है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स में जो वॉल्यूम चेंज है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। जब आप किसी लिक्विड को या सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम चेंज में कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आती। वॉल्यूम चेंज को बहुत ज्यादा नहीं होता, एक्सपो मतलब सडन ग्रो चेंज नहीं आ सकता कि 1 लीटर स्पीशी थी वो 2 लीटर हो गई तो गर्म करने से, ऐसे नहीं होता लिक्विड्स और सॉलिड्स में। ऐसा गैसेस में हो सकता है। तो वहां पर एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू जो है वो तकरीबन बराबर होती है। एक बात आपने और याद रखनी है कि अगर आप इस रिलेशन को, या पहले जो हमने रिलेशन लिखा उसे सॉल्व करते हैं और यू स्टडी द रिलेशनशिप एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलता है। और वो रिजल्ट ये है कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट चेंज होता है वो एंथैल्पी चेंज बन जाता है। इससे पहले हमने डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी भी देखा हुआ। ये बड़ी अहम डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ना हमें काफी ज्यादा बातें देखने को मिल सकती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलेंगी, इसे आगे भी लेकर चलेंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं एंथैल्पी की जो बेसिक फ्रेमवर्क हमने देखा, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो वैल्यूज हैं यानी कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशनशिप, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशनशिप, इनको बेस बनाकर सवालात पूछे जा सकते हैं हमें, और उनको हम इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे भी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एंथैल्पी जो है ना उसे नापा जा सकता है किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर डेफिनेटली, लेकिन
अगर आप इस तरह करते हैं कि यू वांट टू स्टडी दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, आप क्या चाह रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी नापें। अच्छा, तो कोई भी बात जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे 1 मिनट आपका लूंगा, कोई भी बात जो यहाँ पर की जा रही होती है वो बिल्कुल सादा आम गुजार देने वाली नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक सॉलिड रीजन होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर बताई जाती है। तो ये जो बात अभी मैं लिख रहा हूँ या इससे पहले जो लिखी है, आपने किसी भी पॉइंट पर ऐसे नहीं सोचना कि ये बात तो बड़ी कैजुअल सी सर ने बता दी है तो इसका मतलब है ये कैजुअल इंपॉर्टेंस की मालिक है। अगर किसी बात को मैं कह रहा हूं कि ये तो बहुत ही अहम है तो इसका मतलब है कि उसकी अहमियत का अंदाजा तो लगाना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिन बातों के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल उनके पीछे कोई ना कोई पास पेपर का क्वेश्चन है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आइडिया है जो लोगों को परेशान कर सकता है। बहुत कई हजार अब एमसीक्यू जो है आपको अभी हमारी प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, उसमें 2000 से ज्यादा तो एमसीक्यू सिर्फ केमिस्ट्री के हैं। प्लस आप देखेंगे कि प्रेप बुक के अंदर भी बहुत ज्यादा एमसीक्यू हैं और आपके पेपर्स हैं। तो बहुत ज्यादा डाटा जो है ना उसको गो थ्रू करने के बाद, पास पेपर्स के साथ ताल्लुक बार बार जोड़ने के बाद पता ये लगता है कि इस तरह जो है ना सवाल पूछने वाला किस तरह पूछता है, स्टूडेंट को क्या परेशानियां हैं। पास्ट काफी साल से ये चीज देख कर ऑब्जर्व करके हमने ये नतीजा निकाला है कि चीजों को जो है ना ऑब्जेक्टिवली और हर बात को अहम बात के तौर पर पोर्ट्रे करने से बेहतर है कि हम जो है ना इस तरह करें कि हम सारा डाटा पुट करें और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी उसी में हो और स्टूडेंट को जो है ना वो बताए जाएं, बार बार बताई जाएं। और इस तरह जो है ना आप उसको लाइट ना लें, बिल्कुल आप इन बातों को सीरियस अहमियत देनी है। आपने ये नहीं सोचना कि सर ने कैजुअली बता दिया तो बात कैजुअल है, कैजुअल नहीं है भाई कोई बात। सारी बातें बहुत ज्यादा तजर्बे की बेस पर की जा रही हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के हवाले से मैं बात करूंगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी हमने कहा कि आप टेम्परेचर, प्रेशर किसी पर भी नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इसे नोट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर रखना है 298 केल्विन और आपने जो प्रेशर है वो रखना है 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी नापने के लिए एक तीसरी कंडीशन भी है, वो ये है कि एवरी सब्सटेंस जो कि इन्वॉल्व है स्टैंडर्ड एंथैल्पी नोट करने में मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। वो अपनी उसूली हालत में होनी चाहिए जिसमें वो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, रूम टेम्परेचर, प्रेशर पर, तो उसी हालत में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड है तो वो लिक्विड हालत में ही अगर रिएक्शन कर रहा होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी आएगी। अगर वो गैस की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में रिएक्शन कर रहा होगा तो फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं आएगी, या वो जो आएगी उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज जो है वो काफी सारी हो सकती हैं, जिनमें से पहली है, इसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एंथैल्पी जब भी नापी जाती है, एक चीज और मैं नोट करवा दूं आपको कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी नापते हुए हमेशा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है ना वो अंडर एग्जामिनेशन होता है। चाहे वो प्रोडक्ट बन रहा हो, चाहे रिएक्टेंट टूट रहा हो, चाहे स्पीशीज डिसॉल्व हो रही हो, हमेशा 1 मोल होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी नापी जाएगी। तो अब फिर हम सम अप कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए नापी जाती है, 298 केल्विन पर नापी जाती है, 1 एटमॉस्फेयर पर नापी जाती है और तमाम तर स्पीशीज अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होती हैं तो एंथैल्पी को नापा जाता है। अच्छा, एंथैल्पी आ गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आपने याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो भी हैं उनसे 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट अगर बन जाए तो जो एंथैल्पी चेंज है उसे आप कहते हैं कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। यहां पर एक एग्जांपल मैं लाजमी कोट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम एलिमेंट्स, वो -692 किलो जाउल पर मोल है और ये स्टैंडर्ड हालात में इतनी एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद दूसरी एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो दूसरी एंथैल्पी हम नोट कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड हालात में ही नोट की जाएगी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा प्लस में होती है, पॉजिटिव है, हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, और इसमें 1 मोल एटम्स फ्रॉम एलिमेंट। एलिमेंट जो है ना वो टूटता है अपने एलिमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल H2 टूटेगा हाइड्रोजन के अंदर, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनने के लिए जो एंथैल्पी होगी उसे आप क्या कह देंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी +218। जैसा कि मैंने कहा कि यह हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। ठीक हो गई जी बात, ये हो गई एक और एंथैल्पी।
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बाद हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसे डेल्टा एच एन नॉट लिखा जाता है, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। इसमें 1 मोल वाटर बनता है लिक्विड में फ्रॉम हाइड्रोजन आयंस जो कि एक्वस हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जो कि एक्वस हैं। ठीक हो गई जी बात। और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है फॉर, इस तरह नोट कर लें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी वैल्यू -57.4 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या फिर फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनके लिए ये वैल्यू लेस देन -57.4 किलो जूल पर मोल होगी, यानी कि -55 हो सकती है, -54 हो सकती है, तो लेस देन हो जाएगी। एक बात ये भी याद रहे कि माइनस, मैं कह रहा हूं कि लेस देन वैल्यू -55 होगी। अच्छा 55 तो -55 -57 से देख लें जरा। मैं आइडिया जो देना चाह रहा हूं वो ये है कि मैंने कहा कि -55 -57 से छोटा है, हालांकि ये तो छोटा नहीं लग रहा, ये तो बड़ा है। तो असल में जो नेगेटिव है ना, इट जस्ट शोज कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्चुअली वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, 57 बड़ी वैल्यू है, 55 छोटी वैल्यू है, इसलिए मैं यहां पर ऐसे कह रहा हूं। एक और एंथैल्पी जिसकी हम बात करेंगे वो हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डेफिनेटली आपको अंदाजा सही होगा आपका कि ये नेगेटिव होती है, और इसमें 1 मोल स्पीशी जो है burnt in excess of oxygen, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आप एक मोल स्पीशी को जलाते हैं, और इसके अंदर हम मिसाल दे देंगे कार्बन की। कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन गैस है, और यहां से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए गैस की फॉर्म में जो एनर्जी चेंज है वो है -393.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है जनाब, ये है डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर। ये हो गई एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। एक और एंथैल्पी होती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंथैल्पी हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल सब्सटेंस को आप कर देते हैं इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, टू गिव इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा पानी में या बहुत ज्यादा सॉल्वेंट में आप डालते हैं तो फिर बनता है इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे आप कह देते हैं कि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड के लिए अगर उसने डिसॉल्व होना हो तो ये वैल्यू जो है ना पानी के अंदर वो होती है +16.2, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, किलो जूल पर मोल। ये हो गई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इन्हीं बुनियादों पर हम आगे चलते हुए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पूरा लिख रहा हूं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर आप बात करें तो वो हो सकती है कि सॉलिड है कोई स्पीशी और वो लिक्विड में जा रही है मेल्टिंग पॉइंट पर, इसे आप कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये हो सकती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है जब कोई लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा हो, लिक्विड चेंज हो रहा हो वेपर्स के अंदर। सही जनाब, एट द बॉइलिंग पॉइंट इसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कह देते हैं। इसी तरीके से एक और एंथैल्पी हो सकती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में जो सॉलिड है उसे आप गर्म करते हैं और गर्म करके डायरेक्टली वेपर्स में ले जाते हैं, इसे आप कह देते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक हो गई जनाब बात। तो ये कुछ और एंथैल्पीज भी हो सकती हैं। एंथैल्पीज क्योंकि हीट चेंजेस होती हैं जैसा कि मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इन्हें नापा भी जा सकता है, दे कैन बी मेजर्ड डेफिनेटली। और इन्हें नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोई कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है ग्लास कैलोरीमीटर और एक हो सकता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा, जो ग्लास कैलोरीमीटर है यूजुअली हम उसे अडॉप्ट करते हैं, वो काम करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, पहली तो ये बात हो गई। जबकि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है।
ग्लास कैलोरीमीटर की मदद से वी यूजुअली मेजर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जबकि बॉम्ब कैलोरीमीटर से वी यूजुअली मेजर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। चाहे ग्लास कैलोरीमीटर हो या बॉम्ब कैलोरीमीटर हो, दोनों के अंदर हम जो मेजर करते हैं हीट ऑफ सिस्टम, हीट ऑफ रिएक्शन, उसे हम पानी की मदद से मेजर करते हैं। यूजुअली वी आर कंसर्न विद वाटर। तो उसके लिए हम तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या फिर हम इसे कहते हैं Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। हीट चेंज हम नाप लेते हैं, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पर चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब होता क्या है कि यहां पर दो टर्म्स हमें नई मिलती हैं, एक है S और एक है C। मैं दोनों के हवाले से पहले बात कर लेता हूं। S जो है ना, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सही है जी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसे कह देते हैं। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यह है कि आप 1 ग्राम सब्सटेंस है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, आप डेल्टा टी लेकर आना चाह रहे हैं 1 केल्विन का या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जो हीट आप देंगे उसे आप कह देते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, इसे आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के मुकाबले में जो हीट कैपेसिटी है वो C से जाहिर की जाती है, और हीट कैपेसिटी के अंदर आप कहते हैं कि सर्टेन मैस जो भी है गिवन, जरूरी नहीं है कि वो 1 ग्राम ही हो, सर्टेन मैस जो आपको गिवन है उसका टेम्परेचर आप डेल्टा टी रेज करना चाह रहे हैं 1 केल्विन, या फिर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अब जो आप हीट देंगे उसे आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। डेफिनेटली स्पेसिफिक हीट के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जबकि हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती। क्लियर हो गई जी बात। इन दो हीट कैपेसिटी है पर्टिकुलरली, दोनों ही अहम है, लेकिन हीट कैपेसिटी के हवाले से एक इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि वो फेडरल के अंदर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और इट इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जो डेल्टा एच होता है ना, एंथैल्पी चेंज, वो होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा टी के बराबर, ये आपने याद रख लेना है। इसी तरीके से जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी। ठीक है जी बात। तो यहां से आपने देखना है, जब आप इसे हल कर लेंगे सारे मामलात को, तो एक नतीजा जो कि फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं वो ये है कि Cp जो होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका जो फर्क होता है ना, वो जनरल गैस इक्वेशन का जो कांस्टेंट है, जिसे जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं, उसके बराबर आता है। ये इन्फॉर्मेशन आपने यहां से याद रख लेनी है। बाकी सारी चीजें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं इस हिस्से में। इसके बाद हम चलेंगे हैसला की तरफ। फिलहाल हमारा काम यह है कि हमने जो अभी तक सीखा है उसको हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल से देखें कि ये किस तरीके से हमें सवाल पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सवालात किस तरह पूछे जाते हैं उसकी तरफ चलते हैं। सवाल फॉर एग्जांपल आपको इस तरह पूछा जा सकता है कि ए रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एन ओपन वेसल, which of the following is the easiest to monitor? अच्छा, सवाल यह है कि एक रिएक्शन ओपन वेसल में करवाया जा रहा है, आपके ख्याल में इनमें से किस चीज को मॉनिटर करना सबसे ज्यादा आसान है? अल्फा ऑप्शन हमें दिया जा रहा है इंटरनल एनर्जी, बीटा ऑप्शन है एंथैल्पी, चार्ली ऑप्शन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ऑप्शन है चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, एक बात तो हमने ये फाइनल कर ली है कि हमारे पास स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, स्टेट फंक्शंस ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी डेफिनेट इनिशियल वैल्यू होती है, डेफिनेट फाइनल वैल्यू होती है, लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। होपफुली स्टेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी उसके हवाले से दो लफ्ज कहना चाहता हूं ताकि अगर कोई डाउट है भी तो वो क्लियर हो जाए। फिर हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। स्टेट फंक्शन ये होता है कि एक सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी होती है और उसकी कोई डेफिनेट इनिशियल वैल्यू होती है, डेफिनेट फाइनल वैल्यू होती है, यानी कि उसकी पहली वैल्यू भी है
उसकी आखिरी वैल्यू भी है, लेकिन पहली वैल्यू से आखिरी वैल्यू तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ अडॉप्ट किया जा रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है उस पाथ पर डिपेंड नहीं करती। लाइक एंथैल्पी, एंथैल्पी आप हेसला में क्या पढ़ते हैं कि हेसला के अंदर हम ये पढ़ते हैं, अभी आगे हमने देखना भी है वैसे, कि ए से आप डी तक जाना चाह रहे हैं तो ए से आप चाहे पहले बी तक चले जाएं या बी से सी तक चले जाएं या फिर डी की तरफ आ जाएं, ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहेगा, एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। यानी कि एंथैल्पी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, एंथैल्पी की वैल्यूज होती हैं लेकिन वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, चेंज इन एंथैल्पी हमेशा एक जैसा रहता है। अच्छा, अब स्टेट फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है। ये दो आखिरी हमने नहीं पढ़े हुए, लेकिन वैसे ही जनरली नाम बता रहा हूँ, नाम की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो स्टेट फंक्शन नहीं है वो है क्यू। हीट जो है इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इसलिए स्टेट फंक्शन नहीं है, और वर्क भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है क्योंकि वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। मेरी बात इस सवाल से शुरू हुई थी, यहां पर कैसे पहुंच गई मैं जरा समझा देता हूं। हमने कहा कि रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एन ओपन वेसल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट टू मॉनिटर। एक ओपन वेसल में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप उसमें से सबसे ज्यादा आसानी से किसे मॉनिटर कर सकते हैं? एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, ये सारे स्टेट फंक्शन ही होते हैं। अच्छा, अब स्टेट फंक्शन में हम ओपन वेसल में किसे मेजर करते हैं? ओपन वेसल में ना प्रेशर कांस्टेंट होता है, ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट होता है और क्लोज्ड वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये एक रूल है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज में लोग बताते हैं, लेकिन मैंने बड़ा सादा सा आपको बता दिया, जब भी बर्तन खुला है तो प्रेशर कांस्टेंट है, बर्तन बंद है वॉल्यूम कांस्टेंट है, एज सिंपल एज दैट। बड़ी सीधी सी साइंस है और कोई मसला नहीं है। इसी वजह से बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्तन बंद है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, मॉनिटर क्या किया जा सकता है? क्या एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी मॉनिटर की जा सकती हैं? असल में उनकी वैल्यूज हैं, स्टेट फंक्शन है वो, उनकी कोई वैल्यूज हैं, लेकिन मैंने जैसा कि यहां पर कहा था स्टार्ट में ही कि हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर करते, वो हम नहीं मेजर कर सकते। प्रॉब्लम है हमारे साथ थर्मोडायनेमिक्स में, हम किसी चीज की एब्सोल्यूट एंथैल्पी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते, बल्कि उसमें चेंज मालूम कर सकते हैं। तो हम मालूम कर सकते हैं ई और एच तो मालूम होते नहीं, होता क्या है? डेल्टा ई और डेल्टा एच मालूम होते हैं। अब इन दोनों में से ओपन वेसल में किसे मॉनिटर करना आसान है? डेफिनेटली डेल्टा ऑप्शन को मालूम करना आसान है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होती है एंथैल्पी चेंज, और यहां पर ओपन वेसल है, उसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो फिर एंथैल्पी चेंज यहां पर सही बात हो जाएगी। ठीक हो गई जी बात। एक और सवाल देखते हैं, उससे भी हमें कुछ मदद मिलेगी, कुछ नए आइडियाज हमारे क्लियर होंगे, डेवलप होंगे नए आइडियाज, और वही तो हमारा मकसद है कि आपको सोचने की नई राहें दी जाएं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि एक रिएक्शन लिख रहा हूं, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, और ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है जनाब, ये बना रहे हैं 2H2O एंड इट इज अगेन इन गैसियस फॉर्म। Which of the following is true for this reaction? इस रिएक्शन के लिए सही बात क्या है? अल्फा ऑप्शन देख लें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। बीटा ऑप्शन, डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। चार्ली ऑप्शन, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। हमने अभी तक जो डाटा निकाला हुआ है उसके मुताबिक ये गैस फेज रिएक्शन है। लिक्विड्स और सॉलिड्स होते तो शायद ये बात सही थी, लेकिन ये लिक्विड्स और सॉलिड्स नहीं है। स्पेसिफिकली तमाम तर स्पीशीज जो है वो गैसियस फॉर्म में रखी हैं ताकि इस आइडिया को क्लियर किया जाए। अच्छा, अब यहां पर हो ये रहा है डेल्टा एन जीरो तो नहीं है, लेफ्ट साइड पर 3 मोल है, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, यानी कि डेल्टा एन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। डेल्टा एन नेगेटिव होगा, डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो फिर एंथैल्पी चेंज कम होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा होगा। बिल्कुल सही हो गई बात। तो मेरा जो गिवन डाटा था और मेरे पास जो पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था उससे मैंने अपना आइडिया क्लियर कर लिया और एक बहुत ही उम्दा तरीके से आसान सा तरीका लगाकर एक जवाब आपके सामने रखा। ठीक हो गई जी बात। आगे चल पड़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं, फर्दर अपने आइडियाज जो हैं उन्हें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यह पूछा जा रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गैस is 180.5 kilojoule per mole. The internal energy change will be, अच्छा जनाब, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NO की दी गई है और इंटरनल एनर्जी चेंज हमें पूछा गया है। ऑप्शन बना लेते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो होगी 0। बीटा ऑप्शन है प्लस
180.5 किलो जॉल पर मोल माइनस 180.5 किलो जॉल पर मोल प्लस 140 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, अब ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखें कि अगर आप सडनली अचानक से ये सवाल आपके सामने आ जाए तो मैं बड़ा वसूख से कह रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट आप में ऐसे हैं जो इस सवाल की सेंस ही नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगेगा ये बात मतलब इन्हें रिलेट कैसे करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इंटरनल एनर्जी से क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर हमारा फिर अगेन यही फार्मूला हमारे काम आ जाएगा। तो फार्मूला के तहत मैं हल करके दिखाता हूँ आपको कि सवाल की साइंस क्या है। सवाल की साइंस ये है कि हाफ N2 जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं, हाफ O2 जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं, उससे मिलकर बना रहे हैं NO जो कि गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो प्लस 180.5 किलो जॉल पर मोल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है। और एक और बात जो मैंने आपको बताई है कि गैस फेज रिएक्शंस जिसमें डेल्टा N 0 होता है उसमें एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 1 मोल है, राइट साइड पर 1 मोल है, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 है। और अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 हो तो जो एंथैल्पी चेंज होता है वही इंटरनल एनर्जी चेंज भी होता है। इस सोच के तहत ये वाला सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, आगे की तरफ चल पड़ते हैं। एक सवाल यहाँ पर और करने की जरूरत है, फिर हम चलेंगे आगे हेस लॉ की तरफ। सवाल पास पेपर से इंस्पायर्ड है और सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इनमें से कौन सी वैल्यू हमेशा एक्सोथर्मिक ही होती है। अच्छा जनाब, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास। अल्फा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बीटा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, चार्ली ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। जी, कौन सी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट चेंज होगा, उसमें हीट इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, तो वो हमें पक्की बात है कि पता है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसे कि मैंने लिखा कि प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मैंने माइनस मेंशन किया कि प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो सारी एंथैल्पीज हैं ये हमेशा एंडोथर्मिक होती हैं। जी, ये मैं मेंशन भी कर दूं क्योंकि आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं सिस्टम की तो फिर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, ये सब पॉजिटिव में होती हैं। क्लियर हो गई जी बात। तो ये एक बड़ी नई एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, बाकी डाटा आपके सामने है। अब हमने आगे की तरफ चलना है और देखेंगे हेस लॉ को। आगे चलते हुए बात करेंगे हेस लॉ की। हेस लॉ इज एन एप्लीकेशन, ये इस तरह काम करता है कि अप्लाई करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फंक्शन और हमारी मदद करता है कुछ ऐसे रिएक्शंस की एंथैल्पी निकालने में जिनकी एंथैल्पी हम अदरवाइज किसी भी कैलोरीमीटर लाइक बॉम्ब कैलोरीमीटर या ग्लास कैलोरीमीटर या किसी भी और सोफिस्टिकेटेड कैलोरीमीटर से नहीं निकाल सकते। हेस लॉ को आप इस तरह स्टेट कर सकते हैं कि इफ ए प्रोसेस कैन टेक प्लेस, लाइक हम इसकी एक मैथमेटिकल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए प्रोसेस कैन टेक प्लेस वाया मोर देन वन रूट्स, फॉर एग्जांपल ए है और ए से जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है डी, और ए से बी बन रहा है, और बी से सी बन रहा है, और सी से बाद में डी बन रहा है। तो ओवरऑल प्रोसेस जो है वो तो यही है कि ए स्टार्टिंग मटेरियल है और डी प्रोडक्ट है, लेकिन उसके होने के रास्ते एक से ज्यादा हो गए। एक रास्ते की एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, जबकि दूसरे रास्ते की एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। तो Hess law states if a process takes place via more than one routes, the overall energy change will be the same regardless of the path adopted to bring about the change। यानी कि एक प्रोसेस में अगर एंथैल्पी चेंज जो है वो डेल्टा एच है और सेम प्रोडक्ट किसी और रूट से भी बन रहा है, तो क्योंकि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। तो दूसरे रास्ते से जो एंथैल्पी चेंज होगी वो पहले रास्ते से आने वाली एंथैल्पी चेंज के बराबर होगी। हेस लॉ जो है is another way to state the first law of thermodynamics। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कह रहा है कि एनर्जी जो है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। हेस्ला भी ये कह रहा है कि एक रास्ते से भी एनर्जी चेंज आ रहा है, दूसरे रास्ते से भी एनर्जी चेंज आ रहा है। एनर्जी जो है ना वो जाया कहीं पे नहीं हो रही, ओवरऑल दोनों रास्तों से एनर्जी चेंज जो है वो सेम रहेगा। और एंथैल्पी जो है इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंथैल्पी को हेस्ला की मदद से डिराइव कर सकते हैं बहुत सारे रिएक्शंस के लिए। कुछ की मैं मिसालें भी दूंगा और कुछ पर हम फिर एग्जांपल्स के जरिए अप्लाई करेंगे और बाद में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, आप इस तरीके से भी इस आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं कि समेशन
डेल्टा एच साइकिल इज जीरो, यानी कि एनर्जी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। ये आइडिया जो है इसे आप बॉर्न हार्बर साइकिल भी कहते हैं। आप जानते हैं कि जो नया सिलेबस है उसमें एज सच ये टर्म तो नहीं यूज हुई बॉर्न हार्बर साइकिल की, लेकिन आइडिया बाहर कैफ अभी भी मौजूद है कि बॉर्न हार्बर साइकिल ये कहता है कि एनर्जी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस जो होता है ये जीरो होता है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, हेस्ला जो है वो हमारी मदद करता है कुछ रिएक्शंस की एंथैल्पी निकालने में। फॉर एग्जांपल, हेस्ला हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर इम्पॉसिबल रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप उनकी एंथैल्पी चेंज निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपको मदद लेनी पड़ेगी डेल्टा एच यानी कि हेस्ला की। फॉर एग्जांपल, आप ये रिएक्शन देखें, कार्बन प्लस 2 क्लोरीन और यहां से अगर CCl4 बनना हो तो CCl4 ना इस रिएक्शन से नहीं बन सकता, ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन की एंथैल्पी आप निकाल सकते हैं हेस्ला की मदद से, हेस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। दो अल्टरनेट पाथवेज के जरिए से हम मिसालें देखेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा और उन्हें फिर हमने जो हमारे क्वेश्चंस हैं MCQs हैं उनमें भी अप्लाई करना है। तो इम्पॉसिबल रिएक्शंस के लिए हेस्ला अहम है हमारे लिए। हेस्ला अहम है हमारे लिए टू एस्टिमेट द एंथैल्पी ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब है कि वो कभी मुकम्मल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, B2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनका जो फॉर्मेशन है ये हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। एयर ऑक्सीडेशन से कभी भी एल्यूमिनियम जो है वो मुकम्मल ऑक्सीडाइज नहीं होता। सही है जनाब। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस होते हैं कंपीटिंग रिएक्शंस। कंपीटिंग रिएक्शंस यानी कि एक रिएक्शन होना चाहिए लेकिन उसके साथ कुछ और हो रहा है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ CO के साथ CO2 बन जाता है, तो CO की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो आप नहीं निकाल पाते, उसके लिए भी आप हेस्ला को अप्लाई करते हैं। सही है जनाब। इसी तरीके से एक और तरीका भी हो सकता है, वो हो सकता है रिवर्सेबल रिएक्शंस। जो रिवर्सेबल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए भी आपको यूज करना पड़ता है एंथैल्पी चेंज का हेस्ला वाला कॉन्सेप्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल आप N2 और H2 से अमोनिया बना रहे हैं, लेकिन अमोनिया तो कभी कंप्लीट बनती ही नहीं है, रिएक्शन प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। तो अगर आप प्रॉपर्ली अमोनिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो तब भी आप हेस्ला को अप्लाई करेंगे, हेस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सही है जनाब। ये एंथैल्पी चेंज जो है वो इस्तेमाल हो सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। आप ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी शॉर्ट लिव स्पीशी होती है, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह अगर आपने निकालनी हो, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन निकालनी हो, तब भी आप ये आइडिया इस्तेमाल करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन जो हेस्ला की होती हैं। हेस्ला को अप्लाई कैसे किया जाता है इसको जरा समझने की जरूरत है। हेस्ला को अप्लाई करने के लिए ओवरऑल जो है वो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई डायरेक्ट प्रोसेस, यानी कि हेस्ला क्या कह रहा है, इफ ए प्रोसेस कैन टेक प्लेस वाया सेवरल डिफरेंट रूट्स द ओवरऑल एनर्जी चेंज विल बी द सेम। तो आपको करना यह होता है कि आपको कोई प्रोसेस जो दिया गया है उसका एक डायरेक्ट रूट जो है ना वो ढूंढना होता है। दूसरा स्टेप यह होता है कि आइडेंटिफाई द अल्टरनेट रूट्स। फिर आप ये ढूंढें कि इस रास्ते के होने, इस रिएक्शन के होने का अल्टरनेट रूट कौन सा है। सही है जनाब। और तीसरे स्टेप में आपने करना यह है इक्वेट 1 and 2 to find necessary information। इन दोनों को आप इक्वेट कर लें ताकि आपको जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, अब इस आइडिया को क्योंकि बड़ा वेग सा आइडिया लग रहा है, मैं खुद से अप्लाई करके दिखा देता हूं एक दो एग्जांपल्स में, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और आपको फिर फूड फॉर थॉट मिलेगा और आप उन्हें अप्लाई करके इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पेपर में पूछी जाती है किसी क्वेश्चन की फॉर्म में तो आप उसे अप्लाई कर सकें। तो पहली एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूं। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NO2। फॉर एग्जाम्पल 2NO हैं, उससे O2 बन रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सारी चीजें स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में, इसलिए मैं स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट यहाँ पर माइनस नहीं, वो सॉरी हाईलाइट नहीं कर रहा। तो NO2 बन गया। यहाँ पर जो डेल्टा H है ना उसकी वैल्यू है 92 किलो जाउल पर मोल। दूसरी तरफ जो हमारा रिएक्शन है
वो ये है कि एग्जाम्पल में 2NO प्लस O2 मिलकर 2NO2 बना रहे हैं और इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो है -158 किलो जाउल पर मोल। इसी तरीके से N2 अगर मिलते हैं 2O2 से और बना देते हैं 2NO2 तो यहां पर एंथैल्पी चेंज है 92 किलो जाउल पर मोल। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास N2 हो और O2 हो और वो मिलकर NO बना रहे हों तो यहां पर एंथैल्पी चेंज क्या होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हेस लॉ एक इंटरमीडिएट रिएक्शन के लिए, एक ऐसा रिएक्शन जो कंपीटिंग रिएक्शन हो जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है वो आगे कोई और प्रोडक्ट बना रहा होता है, उसकी एंथैल्पी चेंज नापने में मदद करता है। और इसके लिए तरीका यह है कि पहले आपने एक रिएक्शन के लिए एक डायरेक्ट स्टेप ढूंढना होता है, दूसरी बारी में आप उसके लिए अल्टरनेट स्टेप ढूंढते हैं। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि चाहे N2O2 से मिलकर NO2 बना ले या फिर N2O2 से मिलकर पहले NO बनाए और फिर वो NO2 बनाए, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो NO2 ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैं जो इक्वेशन तैयार कर रहा हूं वो ये है कि N2 और O2 वो बना रहे हैं NO2। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी स्टेप है जी, यही असल काम है जिसको आपने करना है और सीखना है। तो एक क्या है कि N और O मिलकर NO2 बना रहे हैं। अल्टरनेट रूट ये है कि N2 और O2 मिलकर पहले NO बना रहे हैं और वो फिर मजीद ऑक्सीजन से मिलकर NO2 बना रहा है। ये अल्टरनेट रूट आ गया। अच्छा, हेस लॉ के मुताबिक इफ रिएक्शन कैन टेक प्लेस वाया सेवरल डिफरेंट रूट्स ओवरऑल एनर्जी चेंज विल बी द सेम। तो इस एनर्जी चेंज की वैल्यू शायद मेरे पास है, ये देखें ये रही, और इसकी वैल्यू है 92 किलो जाउल पर मोल। इसी तरीके से यहां पर N2 और O2 से NO बनने की जो एनर्जी चेंज है वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे मालूम करनी है और उसकी वैल्यू है डेल्टा H। लेकिन NO और O2 से मिलकर NO2 बनने की वैल्यू मेरे पास है और वो मैंने अभी नोट की आपके सामने है, -158 किलो जाउल पर मोल। रूल क्या कहता है कि आपका जो एक रूट का एनर्जी चेंज है वो दूसरे रूट की एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो यहां से मैं नतीजा निकाल सकता हूं कि जो 92 वैल्यू है किलो जाउल पर मोल वो बराबर है डेल्टा H -158 के। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब ये -158 जो है ये उस तरफ जाएगा तो ये +158 हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 92 + 158 इज इक्वल टू डेल्टा H। और यहां से हमें डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगी NO की फॉर्मेशन की। तो इस तरह आपने देखा कि असल में आपको 3 एक रिएक्शन दिए गए होंगे और उन रिएक्शंस को आप यूज करेंगे और इस तरीके से आप निकाल लेंगे एंथैल्पी चेंज जो आपको पूछा जाएगा। अब एक एग्जांपल यहां पर हमने तो देख ली है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं और क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट सा हम पहला रखते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेवल को अप करेंगे और फिर इंशाल्लाह फाइनली हम इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि अगर कोई अननोन सिचुएशन हमें दी जाए और इसी तरीके से पूछा जाए कि हेस लॉ को अप्लाई करते हुए आप कोई अननोन इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे, तो उस तक आप पहुंच सकेंगे। स्टार्ट करते हैं जनाब। तो एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट ले रहा हूं ताकि आइडिया आपका बड़ा क्लियर रहे। पहला सवाल ये है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मैं फिजिकल स्टेट नहीं मेंशन कर रहा, मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए कि हम जो हमारा मकसद इस वक्त जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड है, तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट हम मानकर चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड ही है। इससे बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू है -393.7 किलो जाउल पर मोल और दूसरी तरफ कार्बन जो है वो हाफ ऑक्सीजन से मिलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी मुझे नहीं पता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हाफ ऑक्सीजन से मिल जाती है और बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर ये जो एंथैल्पी चेंज है ये मुझे अंदाजा है और ये होता है -283 के करीब, 283 किलो जाउल पर मोल ये वैल्यू होती है। अच्छा जनाब, अब सवाल ये है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने निकालनी है, तो ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं +110.7 किलो जाउल पर मोल, -110.7 किलो जाउल पर मोल आ जाएगा और चार्ली ऑप्शन में हमें 620 किलो जाउल पर मोल प्लस में कह देता है, डेल्टा ऑप्शन हमें
-620 किलो जॉल पर मोल कह देता है। तो 4 ऑप्शन जस्ट इमेजिन इस तरह उसने बना लिए। तो आपको करना क्या है, एक डायरेक्ट रूट देखना है, एक अल्टरनेट रूट देखना है और दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रूट कौन सा बन रहा है, बहुत ही आसान लग रहा है। आप देखें, आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर आपको ना तवज्जो देने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ सुपरफिशियल इंटेरोगेशन यहाँ पर तो हो जाएगी, लेकिन हम जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसमें सुपरफिशियली डाटा को देखकर आइडिया नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रूट मुझे ये समझ आ रहा है कि कार्बन से बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अल्टरनेटिव रूट ये पता लग रहा है कि कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड से बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब जो जो एनर्जी चेंज मेरे पास है मैं उसकी वैल्यू लिख लेता हूं। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड ये वैल्यू है -393.7। ये वाला डेल्टा एच मेरे पास है। अच्छा, अब ये डेल्टा एच डेफिनेटली बाकी दो डेल्टा एच के बराबर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी जो है वो मुझे नहीं पता, जबकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी है वो -283 मुझे अंदाजा है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ एंड द आंसर आई गेट इज -110.7 और वो मेरे पास ऑप्शन में बीटा में मौजूद है। मैंने उसे टिक कर दिया। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये तो एक रिलेटिवली आसान मिसाल हमने देखी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं सिचुएशन को और देखते हैं कि आप कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन आइडियाज को। पहला क्वेश्चन देखते हैं जनाब। अमोनिया गैस है, उसे वाटर में डिसॉल्व किया, अमोनिया एक्वस फॉर्म में चली गई। यहाँ पर डेल्टा एच है -36। HCl गैस है, वाटर में डिसॉल्व किया, HCl एक्वस बन गया, यहाँ पर डेल्टा एच है -72। अमोनिया गैस और HCl गैस दोनों मिलते हैं और अमोनियम क्लोराइड एक्वस बना देता है, यहाँ पर डेल्टा एच है -159। अब सवाल यह है कि अमोनिया एक्वस और HCl एक्वस से अगर अमोनियम क्लोराइड एक्वस बनेगा तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो क्या होगा। क्लियर हो गई जी बात। तो ये हमें सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अब डेफिनेटली हम यहाँ पर दो रूट्स बना सकते हैं, एक डायरेक्ट रूट होगा और एक अल्टरनेट रूट होगा। डायरेक्ट रूट ये है कि अमोनिया गैस है और HCl गैस है वो अमोनियम क्लोराइड एक्वस में चले जाएं। ठीक हो गई जी बात। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डायरेक्ट रूट बना रहा हूँ, ये रहा डायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट ये है कि अमोनिया गैस और HCl गैस ये दोनों मिलकर बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड एक्वस। ठीक हो गई जी बात। इसके लिए एनर्जी चेंज मेरे पास मौजूद है और वो है -159। दूसरी तरफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अल्टरनेट रूट क्या हो सकता है। अल्टरनेट रूट ये हो सकता है कि अमोनिया पहले अमोनियम क्लोराइड एक्वस में अमोनिया एक्वस में चली जाए और उसके लिए अमोनिया एक्वस में चली जाए, इसके लिए एनर्जी चेंज है -36 और HCl एक्वस में चली जाए, उसके लिए एनर्जी चेंज है -72। यानी कि पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन और बाद में ये अमोनिया जो कि एक्वस फॉर्म में है और ये HCl जो एक्वस फॉर्म में है, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दें अमोनियम क्लोराइड एक्वस। ये मिलकर बना दें अमोनियम क्लोराइड एक्वस और इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज मेरे पास नहीं है। किस तरह एंथैल्पी चेंज निकलेगी, मैंने कहा था कि डायरेक्ट स्टेप ढूंढना है, अल्टरनेट स्टेप ढूंढने हैं, दोनों की वैल्यूज को बराबर करार दे देना है। डायरेक्ट रूट की वैल्यू है -179 और 159 और बाकी वैल्यूज आपके सामने हैं। चलें वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैं कहूंगा कि डेल्टा एच यानी कि -159 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। उसे मैं क्वेश्चन मार्क से ही शो कर देता हूं। अब ये वैल्यूज ऐड कर लें आप, 70 30 100 हो गया, 108 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू -159 इज इक्वल टू -108 प्लस क्वेश्चन मार्क और ये वैल्यू आ जाएगी -51 इज इक्वल टू आंसर। अच्छा, 51 हमारे पास नहीं है तो जो क्लोजेस्ट है हम उसे टिक कर देते हैं। तो वो बन जाता है अल्फा ऑप्शन, यहाँ पर कितना हुआ -52। तो आपने देखा कि डायरेक्ट रूट जो है वो डिस्क्राइब करना एक टफ काम है और अल्टरनेट रूट भी डेफिनेटली एक टफ काम है, लेकिन अगर आप वो कर लेते हैं तो इस तरह के सवाल करने हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं। अब पास पेपर से एक सवाल आपके लिए रखा है ताकि आपको अंदाजा हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली पास पेपर में भी पूछी गई है और दोबारा भी पूछी जा सकती है। रिएक्शन दो उनकी एंथैल्पीज दी हुई है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट -393.7, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड -395.4। अब सवाल पूछता है कि ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि दो रूट्स बनाएंगे। पहला रूट हम यहाँ पर ये डिवाइस कर रहे हैं कि जो ग्रेफाइट है उसे मैं G से लिख रहा हूँ, ग्रेफाइट की कंबशन हो जाए और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ग्रेफाइट पहले डायमंड जिसे मैं D से शो कर रहा हूं उसमें तब्दील हो और फिर बाद में उसकी कंबशन हो जाए। सही है जी। तो ये दो रास्ते हो गए। ग्रेफाइट से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की एनर्जी मेरे पास है वो है -393.7। वो एक रूट की एंथैल्पी हो गई -393.7। अल्टरनेट रूट क्या है कि ग्रेफाइट से डायमंड बन जाए, उसकी एंथैल्पी मुझे नहीं पता
और डायमंड से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए उसकी एंथैल्पी मेरे पास है -395.4। आप इन दोनों को हल करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका जवाब भी डेल्टा ऑप्शन +1.91 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप हल करके देख भी सकते हैं। अब एक सवाल है, ये बॉर्न-हापर साइकिल है, पहले एज सच स्टेटमेंट की फॉर्म में होता था। हमने फिलहाल क्योंकि सिलेबस से वो लाइन हटा दी गई है बॉर्न-हापर साइकिल की, तो हम इसे डिस्कस लाजमी कर रहे हैं। इसे हमने क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -411 है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से सोडियम क्लोराइड बनने की एनर्जी, जिसे लैटिस एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी जो है ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस कहते हैं, वो हमें निकालनी है। हमें अल्टरनेट रूट की एनर्जी दी गई है। अल्टरनेट रूट की एनर्जी क्या है? सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनने के लिए +108, सोडियम गैस से सोडियम आयन +496, क्लोरीन से क्लोरीन एटम जिसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं +121 या 122, जो भी लिटरेचर आप फॉलो कर रहे हैं उसमें वैल्यू हो सकती है कि एक आधा डिजिट का फर्क हो। क्लोरीन गैस से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -349। अब पूछा गया है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो क्या होगा। सही है जनाब। अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या होगी? मैं एक बात यहाँ पर आपके सामने लाजमी रख दूं, वो ये है कि अगर आप लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप इस तरह निकालते हैं कि पहला जो डायरेक्ट रूट है ना, ये वन डायरेक्ट रूट है। सोडियम सॉलिड से क्लोरीन गैस मिल जाए, हाफ क्लोरीन गैस होनी चाहिए, और वो मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दे, ये है डायरेक्ट रूट -411। अल्टरनेट रूट क्या है कि पहले ये सारी स्पीशी ये वाले रिएक्शन करें, सोडियम से सोडियम आयन बने, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बने, सारी एनर्जी ये वाली आ जाए, और ये एनर्जी को मैं कह रहा हूं डेल्टा HX, और फिर ये जो आयंस बने वो आपस में मिलकर लैटिस एनर्जी बनाकर और वो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कर दें। अगेन आई रिपीट, डायरेक्ट रास्ता क्या है कि सोडियम मार्केट से लाएं, क्लोरीन मार्केट से लाएं, दोनों को रिएक्शन करवाएं, सोडियम क्लोराइड बना दें, एनर्जी है -411। दूसरा रास्ता क्या है कि सोडियम पहले एटम गैसियस फॉर्म में जाए, वेपोराइज हो, फिर आयोनाइज हो, क्लोरीन एटोमाइज हो, क्लोरीन आयोनाइज हो, और फिर ये आयंस आपस में रिएक्ट करें। ये वाला रिएक्शन देख लें कि दरमियान में कहीं हो रहा है, इसलिए आप इसकी एनर्जी जो है वो नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, आपको हेस्ला की मदद लेनी पड़ेगी। लैटिस एनर्जी निकालने के लिए आपको ये सारी एनर्जीज पता है, मैंने इन्हें डेल्टा HX कह दिया एज ए होल, और लैटिस एनर्जी मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ। इसकी वैल्यू जो आती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वैल्यू आती है +376 प्लस डेल्टा HL, तो यहां पर जी -787 आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंथैल्पी लैटिस एनर्जी की वैल्यू आती है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू -787 आएगी यहां पर, और वो ऑप्शन मेरे पास बीटा मौजूद है। तो ये एक और सवाल की मदद से हमने लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा। होपफुली कि जितने भी आइडियाज मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम अब हम बात करेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, और पर्टिकुलरली वी विल डील विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।